कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लास्ट टाइम यानी कल हमने इकोनॉमी सर्वे का पहला पार्ट देखा था, आज हम इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि लगभग 5 से 6 क्लासेस आएंगी इकोनॉमी सर्वे की। 5 क्लासेस मान के चले, आपको 5 के 5 क्लासेस बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करके रखने हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए, आने वाले 12 से 18 महीनों तक जितने भी राज्य में एग्जाम होंगे सभी एग्जाम्स के लिए आपका कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम लोग साथ में उत्तराखंड एसआई का जो मैथमेटिक्स है उसकी क्लासेस भी करेंगे। तो कल पहले आपकी मैथ्स की क्लास आएगी। ठीक है, कल मॉर्निंग में पहले मैथ्स की क्लास आएगी, देन इवनिंग में देखेंगे अगर कोई दूसरी क्लास आनी होगी तो कल पहले मैथ्स से आएगी। और कई बच्चे कहते हैं सर उत्तराखंड फाउंडेशन बैच को भी आगे लेके चलिए, जो उत्तराखंड हिस्ट्री वाला है वो भी मैं कल मतलब कोशिश करूंगा कल परसों में 1-8 क्लासेस, 1-2 क्लासेस उसकी भी दे सकूं। ठीक है, बाकी बच्चों ये जो चीजें कवर हो रही हैं सभी आपके एग्जाम के लिए, मतलब ऐसा मत समझना जो उत्तराखंड पढ़ रहे हैं जो ये सेशन है ये आपके एग्जाम के लिए ही है। ठीक है, ये बहुत फायदेमंद चीज है। देखिए पहले तो कल लास्ट वाली क्लास में करेक्शन कर लीजिए। ठीक है, जो कल मैंने एक डेटा पढ़ाया था थोड़ा सा मिसमैच हो गया वो आंखों से। ठीक है, तो हालांकि मैंने कमेंट सेक्शन में जाके पिन किया हुआ है, यानी कल जो पहला पार्ट आया था आर्थिक सर्वे का 2023-24 का, उसका पहला पार्ट आपने जिसने नहीं देखा वो कवर कीजिए। और आप लोग उसको ना एक बार जो पिन वाला सेक्शन है वहां पे जाके करेक्शन मैंने किया हुआ है, उसमें हुआ क्या दोबारा उसको करेक्शन कर लेना कल की क्लास का। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, जो राज्य की प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम जो प्रति व्यक्ति आय वाले हैं उनके जिले लिखो। ठीक है, लिखो प्रति व्यक्ति कम आय वाले जिलों का क्रम 2021-22 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में सबसे कम वाले जिलों का क्रम, सबसे, ये करेक्शन कर लेना है। ठीक है, कम वाले जिले, इसको आपको करेक्शन करना, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो सबसे कम है बच्चों रुद्रप्रयाग का, ये कल बागेश्वर हो गया था, यही आपको चेंज करना है। ठीक है, देन आपका बागेश्वर है, ये करेक्शन कर लेना, अभी भी कह रहा हूं फिर मत कहना कि आपने सर वो गलत करा दिया, चेक कर लेना उसको। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, उसके बाद आपका अल्मोड़ा एंड टिहरी। ठीक है, आपको तो पहला पता होना चाहिए अल्मोड़ा एंड टिहरी, इन राज्यों की बच्चों जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। ठीक है, सबसे कम है रुद्रप्रयाग की, और कल सबसे ज्यादा पढ़ाया था मैंने टिहरी, उसके हरिद्वार की। ठीक है, ये आप लोग क्या करेंगे, इसको तुरंत से करेक्शन इसका कर लेंगे। ठीक, अब हमने क्या करना है देखिए, आज हम उससे आगे को लेके चलेंगे। इकोनॉमी सर्वे की, उत्तराखंड के इकोनॉमी सर्वे की क्लास नंबर आज 2 है, 2023-24 का जो आर्थिक सर्वे है। ठीक है, इसको हम लोग आगे लेके चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपने लिखना है, यहाँ पर जो बच्चों राजस्व प्राप्ति हुई है, यानी जो 2023 की 24 के अनुसार, हालांकि ये डेटा आपका ऐसा नहीं पूछेगा, लिखो राजस्व प्राप्ति वर्ष 2023-24 के अनुसार राजस्व प्राप्तियां, टोटल जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हुई बच्चों 2023-24 में जो अनुमानित है वो है 57,057.26 करोड़। ठीक है, लिखो 57,057.26 करोड़, यानी हमारी जो राजस्व, कर राजस्व और गैर कर राजस्व, टोटल रेवेन्यू जो हमारा प्राप्त होगा वो इसका ही अनुमानित है। ठीक है, राजस्व प्राप्तियां 2023-24 के अनुसार जो अनुमानित है, ये क्या है आपका अनुमानित है। ठीक है, वो कितना है बच्चों 57.26 करोड़ रुपए। ठीक, अब ये जो है पिछले बार की कंपैरिजन में बच्चों 9.63% की वृद्धि हुई है। आपको क्वेश्चन ये आएगा। ठीक है, देखो अगर क्वेश्चन ये पूछता है 9.63, देखो ऐसे देखो % की वृद्धि, अगर क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि जो वर्ष 2023-24 का आर्थिक सर्वे है उसके अनुसार जो राजस्व प्राप्ति है उसमें कितने % की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, 9.63% की वृद्धि का इसमें क्या लगाया गया अनुमान। ठीक है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। इसके अलावा बच्चों जो टैक्स हमारा कलेक्शन होता है उसमें जो वृद्धि हुई है वो है 14.10%। ठीक है, देखो राज्य कर में वृद्धि, राज्य कर में वृद्धि। ठीक है, जो हमारा राज्य का कर है उसमें जो वृद्धि हुई है 14.10% के समथिंग इसमें राज्य की टैक्स में हमारी वृद्धि हुई है। इस क्वेश्चन को भी आप लोग क्या करोगे ध्यान में रखोगे, ये सब अनुमानित है। ठीक है, अब जो है मोस्ट इंपोर्टेंट, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा दो टर्म से होते हैं, फिस्कल डेफिसिट और जो अपने आप में प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, राजकोषीय घाटा क्या होता है इसकी डेफिनेशन तो यहाँ पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको इसको पहले भी करा चुका हूँ, बहुत बार आपको बताया हुआ है जिसने पहले पढ़ा होगा। राजकोषीय घाटे से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो लिखो वर्ष 2023-24 के आर्थिक सर्वे के अनुसार राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है, यानी राजकोषीय घाटा कितना हमारा राजकोषीय घाटा है। पिछले बार था बच्चों
2.7%, ठीक है। जीडीपी का 2.7% था, जो कि आपके आरओ के प्रीलिम्स में आया था। आपने देखा होगा, मैंने बहुत बार आपको वो करवाया था। मैंने कई बार आपसे ये कहा था कि जो आर्थिक सर्वे के क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। जब इस बार प्रीलिम्स में आरओ के क्वेश्चन आया था आपका कि जो राज्य सरकार ने जो अपना आर्थिक सर्वे प्रस्तुत किया उसमें राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना बताया, तो 2.7% था। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपका आया। इस बार जो राजकोषीय घाटा है बच्चों, थोड़ा सा कम होके ये रहा है 2.61%, ठीक है। लिखो, राजकोषीय घाटा जो है राज्य का वो जीडीपी का 2.61%, 2.61%, ठीक है। यानी 2.61% जो है राजकोषीय घाटा, एक ही याद रखना। दूसरा बच्चों एक होता है प्राथमिक घाटा, ठीक है। प्राथमिक घाटा ये है जीडीपी का 0.83% के समथिंग, ठीक है। यानी 0.83% के समथिंग हमारा प्राथमिक घाटा है, और राजस्व घाटा है कितना, 2.61%, ठीक है। ध्यान रखना। अब देखना बच्चों, राज्य को जो हमारा प्राप्तियां होती हैं, राजस्व प्राप्तियां होती हैं, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किस किसका है, ये क्वेश्चन भी हमें ध्यान में रखना होगा। लिखो, राज्य को प्राप्त मतलब प्राप्तियां, राज्य की प्राप्तियां लिखो, यानी हमें सबसे ज्यादा इनकम कहां कहां से प्राप्त होती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, राज्य की प्राप्तियां, यानी हमें जो सबसे ज्यादा इनकम होती है वो कहां से प्राप्त होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा हमें प्राप्त होता है बच्चों, सर्वाधिक जो है बच्चों केंद्र सरकार से, उसके बाद उत्पाद कर। जैसे आप कोई चीज उत्पादित करते हैं, यानी उत्पादन जब आप कर रहे होते हैं तो उस पर उत्पाद, जो प्रोडक्ट आपने उत्पाद किया है, प्रोडक्शन किया है, उस पर जो टैक्स लगता है उत्पाद कर। इसके अलावा आय व परिसंपत्तियों पर कर, आपकी आय है, आपकी जो एसेट्स हैं, परिसंपत्तियां हैं, उस पर जो टैक्स लगता है, तीसरा। और चौथे में बच्चों उत्पादन कर, ठीक है। तो लिखो, राज्य की प्राप्तियां जो है सर्वाधिक है बच्चों। देखो, सर्वाधिक कहां कहां से होती है, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा हमारी जो इनकम होती है केंद्र सरकार हमें अनुदान के रूप में देती है, ठीक है। केंद्र से अनुदान लिखो, केंद्र से प्राप्त होती है, ठीक है। केंद्र से अनुदान है, या आपका जो केंद्र सरकार सहायता करती है वो। दूसरा हमारा बच्चों उत्पाद कर, जो हम कोई प्रोडक्शन करते हैं, जो उत्पाद होता है उस पर जो टैक्स लगता है, ठीक है, उत्पाद कर। तीसरा हमारा आय व परिसंपत्तियों पर कर, आय व परिसंपत्तियों, आय व परिसंपत्तियों पर कर, ठीक है। और लास्ट बच्चों हमारा जो फोर्थ नंबर में है वो है उत्पादन कर, ठीक है। ये फोर्थ हो गया, ठीक है। थर्ड हो गया, थर्ड क्या यहां लिख दिया हम, फोर्थ उत्पादन कर लिखो, एक्स उत्पादन कर, ठीक है। उत्पाद कर अलग होता है, उत्पादन कर अलग होता है, ठीक है। तो राज्य सरकार को जो प्राप्तियां होती है बच्चों, सर्वाधिक वो है सबसे ज्यादा केंद्र से, केंद्र सरकार से, धन उत्पाद कर, धन आय व परिसंपत्तियों पर, और लास्ट उत्पादन कर, ठीक है। ये आपका एक सीरीज होना चाहिए, इंपोर्टेंट भी कर देना। सिंगल भी पूछ सकता है कि राज्य को सबसे ज्यादा कहां से प्राप्त होती है, केंद्रीय अनुदान या केंद्र सरकार से हमें सर्वाधिक आय क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। ये आपको ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चों, जब सरकार अगर कोई चीज प्राप्त कर रही है तो सरकार खर्च भी तो करेगी ना, व्यय भी तो करेगी। तो लिखो, राज्य के व्यय, यानी राज्य कहां पर सर्वाधिक व्यय करती है, कहां उसका एक्सपेंडिचर है, ठीक है। तो लिखो, राज्य सरकार के व्यय, लिखो राज्य सरकार के व्यय। आखिर राज्य का व्यय कहां पर होता है, ठीक है, राज्य का व्यय, ठीक है। कहां कहां पे राज्य सरकार व्यय करती है सर्वाधिक, सबसे ज्यादा होते हैं बच्चों कर्मचारियों की जो पारिश्रमिक होती है उस पर व्यय होता है, ठीक है। लिखो, कर्मचारियों जो एम्प्लॉइज होते हैं राज्य सरकार के पारिश्रमिक पर, ठीक है, ठीक है। कर्मचारियों का जो उनको वेतन भत्ते पेंशन वो भी जो भी देने होते हैं, इस पे सबसे ज्यादा। इसके अलावा जो पूंजी के हस्तांतरण, यानी आप जो कैपिटल है उसको आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके हस्तांतरण पर जो खर्च होगा, ठीक है। लिखो, पूंजी हस्तांतरण, पूंजी हस्तांतरण, ठीक है। इस पे जो होता है हमारा एक राज्य सरकार का खर्च सेकंड नंबर पे। थर्ड पे आता है बच्चों सकल पूंजी निर्माण हेतु व्यय। आपने कोई कैपिटल बनाना है, कोई एसेट बनाना है उस पे, ठीक है। लिखो, सकल पूंजी निर्माण, निर्माण पर जो व्यय होता है, ठीक है। और अंतिम जो आता है बच्चों आपका फोर्थ नंबर पे टॉप में, वो है मध्यवर्ती उपभोग हेतु व्यय, ठीक है। लिखो, मध्यवर्ती उपभोग हेतु व्यय। ये सब क्या होता है मैं आपको इकोनॉमिक क्लास में पढ़ा दूंगा, ठीक है। मध्यवर्ती उपभोग पर व्यय, क्योंकि आर्थिक सर्वे में क्वेश्चन इसी तरीके से पूछते हैं, तो ये तो सिर्फ आपको लिखना तो आना है नहीं पेपर में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने। तो अगर पूछता है राज्य सरकार सबसे ज्यादा व्यय कहां पे करती है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक पे सबसे ज्यादा व्यय करती है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ये आपकी इस तरीके का एक सीरीज बन जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना बच्चों, राज्य की जो सकल प्राप्ति में सर्वाधिक योगदान है,
यानी राज्य सरकार को जो प्राप्तियां हो रही है उसमें सबसे ज्यादा योगदान यानी टैक्स वाले में जो होता है बच्चों वो है मूल्य व्यापार या मूल्यवर्धित कर, वैट से सरकार को बहुत ज्यादा इनकम होती है। तो ठीक है, नोट करके लिखो, नोट करके लिखो, राज्य सरकार की सकल प्राप्तियों में सर्वाधिक योगदान जो कर वाला है, ठीक है, राज्य के अंदर जो सबसे ज्यादा प्राप्त होता है वो होता है व्यापार ऑब्लिक मूल्य वर्धित कर से होता है, ठीक है, व्यापार या इसी को बोलते हैं वैट, मूल्य वर्धित कर लिखो, वैल्यू एडेड टैक्स, यानी इससे 60% तो टैक्स में इसी का हिस्सा है राज्य सरकार का जो राज्य को प्राप्त हो रहा है। तो इसमें नोट करके लिखना है आपको, राज्य की सकल प्राप्तियों में यानी जो ग्रॉस राज्य सरकार की प्राप्तियां होती हैं उसमें सर्वाधिक योगदान अगर टैक्स वाले सेक्टर का आएगा तो वो आएगा व्यापार ऑब्लिक मूल्य वर्धित कर, ठीक है, इसको ये पूरा एक है, ठीक है, व्यापार ऑब्लिक मूल्य वर्धित कर बोल देना इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं मूल्य वर्धित कर, यानी 60% के आसपास आपको इससे क्या हो रही, इनकम हो रही, ठीक है, ये तो आपको नॉर्मल। अब देखो बच्चों यहाँ पे एक बार कृषि गणना हुई थी, अब हम एग्रीकल्चर वाला देखते हैं। कृषि गणना राज्य में कब हुई थी, 2015-16 में हुई थी, ठीक है। तो कृषि गणना के अनुसार हम लोग सीमांत जोत, मध्यम जोत, इसके अलावा लघु जोत, इन सब चीज को करते हैं। देखो अगला पॉइंट देखो, राज्य में कृषि गणना कब हुई थी, कृषि गणना 2015 और 16 में राज्य में क्या हुई थी बच्चों, कृषि गणना। कृषि गणना में यहाँ पे क्या डिनोट किया था, सीमांत जोत, जो जोत होती है ना बच्चों, मतलब उसका साइज जो आपकी लैंड होती है, इसकी डेफिनेशन आती है, ठीक है। सीमांत जोत आप किसको बोलेंगे, इसके अलावा लघु जोत किसको बोलेंगे, लिखो ये लिख लेना, ये 3-4 पॉइंट, ठीक है, पेपर में आता है। सीमांत जोत को आप कैसे डिफाइन करेंगे, लघु जोत को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसके अलावा अर्ध मध्यम, मध्यम और वृहद जोत लिखो, ठीक है, लिखो अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, देन लिखो मध्यम जोत और लास्ट लिखो वृहद जोत। जो किसान होता है बच्चों उसके पास लैंड कितनी है, ठीक है, मतलब सीमांत जोत जो जोतते हैं हम, ठीक है, सीमांत जोत वाले किसान किसको कहेंगे, मध्यम वाले किसको कहेंगे, लघु वाले किसको कहेंगे, ठीक है। एक ऐसा किसान बच्चों जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि होती है उसको सीमांत जोत कहते हैं, ठीक है, ये डेफिनेशन आती है, लिखो 1 हेक्टेयर से कम, यानी 1 हेक्टेयर से कम जो लैंड होगी बच्चों जोत, वो उसको बोलते हैं सीमांत जोत, ठीक है। और ये जो है सर्वाधिक है, अगर क्वेश्चन पूछता है उत्तराखंड के जोत जो कृषि भूमि है उसमें जोत के आकार पर सबसे ज्यादा कौन सी भूमि है, तो सीमांत जोत, ठीक है, ये सर्वाधिक कर देना इसको, यानी राज्य में सर्वाधिक अगर कोई जोत है तो वह है सीमांत जोत, ठीक है, ये सर्वाधिक है। इसके अलावा जो लघु जोत आती है बच्चों वो आता है 1 से 2 हेक्टेयर, ठीक है, 1 से 2 हेक्टेयर, ये आता है क्या, 1 से 2 हेक्टेयर के मध्य। इसके बाद अर्ध मध्यम आता है बच्चों 2 से 4 हेक्टेयर, 2 से 4 हेक्टेयर। इसके बाद आता है मध्यम जोत बच्चों, वो आता है 4 से 10 हेक्टेयर, ठीक है, 4 से 10 हेक्टेयर। और लास्ट आता है वृहद जोत, वो आता है 10 हेक्टेयर से प्लस, 10 हेक्टेयर प्लस कर देना, ठीक है। तो 10 हेक्टेयर प्लस जो है सबसे कम है, इसमें सबसे कम लिखो। अगर क्वेश्चन पूछता है आपसे कि राज्य में जो कृषि जोतें हैं उसमें सर्वाधिक हिस्सा कौन सी जोत का है, तो आपका आंसर हो जाएगा सीमांत जोत का। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि राज्य की कृषि गणना के अनुसार सबसे कम जोत कौन सा जोत के आकार है, ये है बच्चों वृहद जोत, ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आती है बच्चों क्रॉपिंग पैटर्न, यानी हमारे राज्य का क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, ठीक है। तो हेडिंग लिखो क्रॉपिंग पैटर्न, मतलब हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं उसमें किसका हिस्सा कितना है, ठीक है। देखो राज्य का क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक है, लिखो क्रॉपिंग पैटर्न, और कब के अनुसार, 2021-22 के अनुसार। देखना बच्चों यहां अगर सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा फसल बोई जाती है वो बोई जाती है बच्चों गेहूं, यानी राज्य में टोटल सर्वाधिक जो हमारा क्रॉपिंग पैटर्न है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा गेहूं का है, ठीक है। देन है धान का, इसके अलावा है गन्ने का, और इसके अलावा मंडुवे का, ठीक है। यानी आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है गेहूं, धान, गन्ना, मंडुवा, इसका जो है हमारा पैटर्न है बच्चों। सर्वाधिक पोर्शन पे अगर हम किसी चीज का यहाँ पे खेती करते हैं तो वो है गेहूं, 29%, ठीक है, 29%, यानी टोटल एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके 29% भाग पे हम गेहूं का उत्पादन करते हैं। 24% हमारा है बच्चों धान, यानी जिसको आप लोग चावल जिससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। गन्ना है 10% और मंडुवा है 8%। गन्ना कितना है बच्चों, 10%, और मंडुवा है आपका 8%, यानी
आपको ये पता होना चाहिए आपका जो क्रॉपिंग पैटर्न है, यहाँ पे क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब समझिए कि हम जो हमारे पास कृषि लैंड है उसमें जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं बच्चों, सबसे ज्यादा किसका कर रहे हैं, गेहूं का। तो अगर क्वेश्चन ये आ गया कि राज्य की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन सी है, क्वेश्चन आ गया आपसे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इंपॉर्टेंट फसल कौन सी है यहाँ के क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पे, वो हो जाएगा गेहूं, क्योंकि सर्वाधिक भाग पे गेहूं की खेती की जाती है। यहाँ पे ये लिखो सबसे महत्वपूर्ण फसल मानी जाती है इसको, इसे सबसे महत्वपूर्ण फसल। ठीक है, अब देखो कभी कभी एग्जामिनर का ना दिमाग खिसका रहता है बच्चों, हो सकता है कि वो आपसे क्रॉपिंग पैटर्न से न पूछ के अन्य पूछ दे। अन्य मतलब निम्नलिखित में किसका उत्पादन उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, नोट करके लिखो, नोट करके लिखना आप लोग। इसमें ये जो सीरीज है, ठीक है, कुल दालें, फल तथा सब्जियां, कुल तिलहन और चारा, ठीक है, सबसे नोट करके लिखो। देखो क्रॉपिंग पैटर्न में कुल दाल का हिस्सा कितना, ये अलग से क्वेश्चन, ठीक है, कुल दालें, ठीक है। दाल के अलावा जो सेकंड नंबर पे आएगा बच्चों, कुल दाल के अलावा वो आएगा क्या, फल एवं सब्जियां। क्या लिखोगे, फल एवं सब्जियां, फल एवं सब्जियां दोनों मिला के, ठीक है, फल एवं सब्जियां। इसके अलावा थर्ड जो नंबर आता है बच्चों, कुल तिलहन लिखो, ठीक है। तिलहन मतलब जैसे सरसों हो गया, ये सब चीजें जिससे तेल प्राप्त करते हो आप, कुल सोयाबीन वगैरह, तिलहन। और लास्ट फोर्थ लिखो बच्चों आप लोग, चारा। देखो ये नोट करके लिखा है आपने, आपका ये तो टॉप में है ही है, ये क्रॉपिंग पैटर्न में ये पोर्शन सबसे टॉप में आएगा, लेकिन आपका जो ये वाला पोर्शन है, कुल दालें यहाँ पे बच्चों क्रॉपिंग पैटर्न के 6% भाग पे होती है। फल व सब्जियां जो होती हैं बच्चों वो लगभग अपने आप में 5% भाग पे होती हैं, ठीक है। फल व सब्जियां किस पे होती है, लगभग 5% भाग पे। चारा भी 3% है और कुल तिलहन भी 3% है। अब देखो आप कहोगे सर ये क्या कराया आपने, ये वाला समझ में नहीं आया, ये परसेंट है, 3% है, 30% मत कहना, ये भी 3% है। अब देखो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, बाई चांस यहाँ पे उसने घुमा दिया, उसको पता है कि यार ये रटने वाले बच्चे हैं, हैबिट बनी हुई उसकी हर साल, ये तो फिक्स डेटा है, ये तो चेंज हो नहीं रहा। उसने कहा कि मैं इनसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न में सर्वाधिक हिस्सा किसका है, कुल दालों का, फल एवं सब्जियों का, कुल तिलहन का, चारा। वहीं पे आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी अगर क्लासेस को ढंग से नहीं देखोगे। आज सीरियस नहीं होगे तो कल के दिन फिर वही जहां की जस की तस कहानी हो जाएगी। इसीलिए विजन समझना है, एग्जामिनर के माइंड को रीड करना है कि किस किस तरीके से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ध्यान रखना बच्चों, इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन आता है कि उत्तराखंड के क्रॉपिंग पैटर्न पे, ये तो है ही है, ये टॉप है, देखो ये सबसे ऊपर है 29, 24, 10, 8, उसके बाद ये आता है, फिर ये आता है, देखो वो तो है ही है। मैंने नोट करके इसलिए लिखवाया, मैंने कहा कि आपको 4 तो पता होने चाहिए, लेकिन अगर क्वेश्चन 2 यहां से उठा दी, चलो उसने कहा कि धान गेहूं नहीं पूछता हूं, ये रटे रहते हैं सब बना देंगे। अब ऐसा कर दिया, उसने कहा कि गन्ना दे दिया, मडवा दे दिया, कुल दाल दे दी, कुल सब्जियां दे दिया, कुल तिलहन, फिर क्या करोगे। इसीलिए क्या कहते हैं कि विजन जो होना चाहिए आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आपको समझ आनी चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो कुल क्रॉपिंग पैटर्न इस तरीके का रहेगा, यानी इसका मतलब है कि हम जो कृषि लैंड है हमारे पास जो जोते हैं, उसमें हम कितना पोर्शन पे कौन सी चीज को हम क्या करते हैं, उत्पादन उसका करते हैं, ठीक है। ये था कुल जोत। इसके बाद देखिए 2 वर्ष बच्चों, ये है वर्ष 2021-22, ठीक है, और ये हो गया 2022-23, ये 2 फाइनेंशियल ईयर हैं यानी एग्रीकल्चर से संबंधित। अब इसमें आपको ये प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हुआ, तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि 2022-23 के अनुसार प्रति हेक्टेयर उत्पादन कितना हुआ, ठीक है। उत्पादन यानी मीट्रिक टन में जो होता है, इसमें लिखो मीट्रिक टन, ठीक है। अब देखो 2021-22 के अनुसार देखोगे बच्चों, हमारा जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है 2.511%, ठीक है, 2.511% इतना रहा है, यानी प्रति हेक्टेयर उत्पादन। और जो 2022-23 के अनुसार 2.357, ठीक है, देखो 2.357%। अब लगभग इतना हम लोग क्या करते हैं, प्रति हेक्टेयर हमारा इतना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। ये था बच्चों आपका इकोनॉमी सर्वे का क्लास नंबर 2। थोड़ी सी छोटी क्लास है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब टॉपिक बनाने का इतना समय नहीं मिल पाया, तो मैंने कहा कि क्लास स्किप करने से अच्छा भले ही कम दे दो, लेकिन है मतलब 20-22 मिनट तो आपके हो ही गए होंगे। तो जितना भी है ये वाला पोर्शन आपका सेकंड है। कल हम लोग देखेंगे एसआई के लिए मैथमेटिक्स क्लास, और साथ में मे भी पॉसिबल है कि इवनिंग में आपका उत्तराखंड फाउंडेशन क्लास भी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।